हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एचयू निर्मित में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, आज अपना पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इसका सिलेबस डिस्कस कर दिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए, इस यूनिट को, पूरी यूनिट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट वन और पार्ट टू। ठीक है, तो ये हमारा क्या पार्ट वन है इस समय। ठीक है, पार्ट वन में मैं आधा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा इसका। ठीक है, पहली यूनिट का। उसके बाद आधा तो बचेगा, वो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। मतलब टोटल में इसके दो पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक पार्ट में करूंगा तो फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इतना लंबी वीडियो नहीं बनानी है अभी। ठीक है, लेकिन एग्जाम टाइम पे क्या करेंगे, मैं आपको वन शॉट में दूंगा एक। ठीक है, तो यूनिट वन है हमारा। ठीक है, यूनिट वन हो गया ये हमारा, और पार्ट वन है ये। ठीक है, और यूनिट वन कौन सा था हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये आपको पता ही होगा, जिसका नाम था। ठीक है, पहली यूनिट का। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गवाए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारा कंटेंट जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, तो जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें भाई, प्लीज। ठीक है, क्योंकि देखिए और बच्चों की भी हेल्प हो जाए, और देखिए हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, तो देखिए हमें भी थोड़ा मोटिवेट होगा। ठीक है, हम भी फिर क्या करेंगे, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से बिना कुछ समय गवाए चलिए देख लेते हैं अपना पहला यूनिट। ठीक है, तो देखिए जी, मेरा पहला यूनिट था, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सॉफ्टवेयर, सॉरी, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसका देखिए पूरे का मैं दो पार्ट बनाऊंगा इसमें। आप देखिए आज क्या करूंगा, आज मैक्सिमम देखिए काफी सारे टॉपिक्स में कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं तो कौन कौन से आज कवर हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि देखिए मैं कोशिश करूंगा कि देखिए यहाँ तक मैं उसका कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, कहाँ तक, नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ तक इसको कंप्लीट कर दूंगा मैं। बाकी का दिए, बाकी का फिर भी बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। और देखिए ये मेरा सबसे पहला टॉपिक्स। ठीक है, तो जिसमें क्या है, सॉफ्ट, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, तो यही मैंने सबसे पहला टॉपिक बना दिया इसमें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भाई, ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है भाई, यहाँ पर पहला पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द सिस्टमेटिक, ठीक है, डिसिप्लिन एंड वेल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डिजाइन एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर, मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होती है वो क्या होती है, एक सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन, ठीक है, एंड वेल स्ट्रक्चर अप्रोच होती है। अप्रोच मीन्स होता है एक तरीका होता है, मेथड होता है, इसके लिए डिजाइन करने के लिए, मतलब एक सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग के लिए, एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग के लिए, और एंड उसके मेंटेनिंग के लिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर तेरा क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ तक आपका शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या होती है। और उसके बाद देखिए इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को डिजाइन, डेवलप, टेस्ट और मेंटेन करने की सिस्टमेटिक और इंजीनियरिंग आधारित प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और जिन बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो क्या कर सकते हैं, वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कंटेंट में लिखूंगा, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। उसके बाद देखिए सेकंड टॉपिक की अगर बात करूँ, सेकंड जो पॉइंट है मेरा वो क्या है, इट यूज द इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, क्या करती है, ये इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करती है, और किसके लिए, टू क्रिएट हाई क्वालिटी, ठीक है, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो हाई क्वालिटी हो। ठीक है, जो एक सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब होता है कि भाई हमारा कोई सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं तो वो इतना कॉस्ट नहीं होना चाहिए उसका कि कोई उसको अफोर्ड ना कर पाए। ठीक है, तो मतलब कम लागत में हमें एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और सभी के द्वारा उसको पसंद भी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उनका हम यूज करते हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह उच्च गुणवत्ता, ठीक है, विश्वसनीय और लागत प्रभावी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों का उपयोग करता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। आई थिंक आपका ये डेफिनेशन क्लियर हो गया इतना, कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। आपको ये दो लाइन से पता चल गया होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, तो पहला मैंने बता दिया, एक सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन, वेल स्ट्रक्चर अप्रोच, मतलब एक प्रक्रिया जिसको यूज किया जाती है किसके लिए, भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होती है वो स्पेशली यूज की जाती है एक ऐसा
बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद उसको टेस्ट भी करेंगे और साथ में उसका मेंटेनिंग भी करेंगे, ठीक है। मेंटेनिंग मतलब होता है कि उसको अपडेट करना और उसको अपग्रेड करना, ठीक है, समय समय पर। इतना क्लियर हो गया शायद, ठीक है। चलिए उसके बाद आप आगे देखते हैं। आगे बढ़ते एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि इमेजिन कीजिए यू नीड टू बिल्ड एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। मान चलिए आपको एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, या कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये मैंने मान के चला है कि हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम में सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, बनाना चाहते हैं। तो देखिए इसके लिए कौन कौन से फेसेस होंगे भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यही तो बताती है कि आपको किन किन तरीकों का यूज करना है, कैसे कैसे प्रक्रिया फॉलो करनी है एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा इसमें, एक गैदरिंग रिक्वायरमेंट। भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट मीन्स होता है किसी भी चीज को बनाने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, जो जरूरतें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम होगा हमारा, सबसे पहले काम होगा गैदर करना रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना। दूसरा क्या होगा भाई, जब हमारी रिक्वायरमेंट आ जाए तो दूसरा होगा हमारा डिजाइन करेंगे आर्किटेक्चर, ठीक है, डिजाइन द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब एक भाई सॉफ्टवेयर को जो बनाएंगे, तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे काम करेगा, उसका लुक कैसा होगा, ठीक है, उसका डिजाइन कैसा होगा। तो पूरा डिजाइन करते हैं, ठीक है। जैसे आप मान चलिए आप कोई घर भी बनाते हैं भाई, घर बनाए या कुछ भी बनाए, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको पहले डिजाइनिंग तैयार करते हैं, ठीक है, नक्शा बनता है ना घर का बनाने से पहले। उसी तरह देखिए कोई गाड़ी है, गाड़ी भी अगर बनती है तो उसका पहले डिजाइन तैयार किया जाता है कि गाड़ी कैसे कैसे दिखेगी, उसको कैसे कैसे बनाना है। तो डिजाइन सबसे पहले तैयार किया जाता है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेंगी वैसे, ठीक है। थर्ड क्या है भाई, कि राइट द कोड। उसके बाद क्या करेंगे भाई, अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। कोड मतलब आपका एक्चुअल कोडिंग चलेगी यहाँ पर। आप देखिए आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर लें, पाइथन यूज करें, जावा यूज करें, डॉट नेट यूज करें, बहुत सारी लैंग्वेज होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो शॉर्ट क्या करेंगे आप, वहां पर आप कोडिंग लिखेंगे, ठीक है। पहला रिक्वायरमेंट हो गया, डिजाइनिंग तैयार हो गया, अब आपका कोडिंग हो गया, कोडिंग आप एक्चुअल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई देखिए आप कोडिंग लिख के जब आपका तैयार हो जाएगा सॉफ्टवेयर, तो उसके बाद आएगा टेस्टिंग का सिस्टम, ठीक है। मतलब सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है, पूरा टेस्ट करेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर बना है या नहीं बना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर नहीं तैयार हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सारी चीजें पहले उसको सेटअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या है भाई, डिप्लॉय इट, ठीक है, मतलब डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय का मतलब होता है उसको रिलीज करेंगे, ठीक है, उसको रिलीज भी करना होगा हमें। रिलीज का मतलब होता है कि भाई अब देखिए कोई सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है, आपने डिजाइन कर लिया, कोडिंग कर ली, उसके बाद उसको टेस्ट भी कर लिया। जब सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो उसको क्या करते हैं, फिर उसको हम डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय मतलब उसको मार्केट में रिलीज करते हैं, ठीक है, ताकि उसको यूजर्स यूज कर पाए उसको, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए अब बात क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाला क्या होगा हमारा भाई, मेंटेन इट। मतलब उसके बाद क्या करेंगे, उसको मेंटेन करते रहेंगे। मेंटेन का मतलब होता है भाई, देखिए मेंटेन की अगर मैं बात करूँ तो मेंटेन का मतलब क्या है, मेंटेन का मतलब है भाई उसको अपडेट करेंगे, मतलब समय समय पर उसको अपडेट भी तो करेंगे भाई। अब मान चलिए उस समय से अपडेट नहीं करना होगा, अपडेट भी करेंगे, ठीक है, और अपडेट करेंगे और उसको अपग्रेड भी करेंगे। क्या करेंगे, उसको अपग्रेड, अपडेट मतलब उसमें सारी चीजें समय समय पर अपडेट करना चलता रहेगा हमारा, ठीक है, वो सारी चीजें मेंटेनेंस होगा। तो कोई एरर आ रही है तो उसको सही करेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें चलती रहेंगी। इतना क्लियर हो गया। तो ये क्या होगा, एक तरीका होगा, क्या होगा, एक प्रक्रिया होगी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ठीक है। और दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रोसेस, ये पूरी जो स्ट्रक्चर प्रोसेस है इसी को कहते हैं हम क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या बताती है भाई हमें, कि एक सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है, ठीक है, रिक्वायरमेंट से लेकर उसका एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन किन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, वो सारी चीज़ें क्या है ये बताती है आपको, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं आगे हम। देखिए आई थिंक मुझे लग रहा है आपका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेकर आपका बेसिक कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब क्या करते हैं भाई, आपको इसके एडवांटेज देख लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, कि भाई इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या क्या एडवांटेज रहने वाले हैं। एडवांटेज मीन्स क्या क्या लाभ होने वाले हैं इसके, ठीक है, फायदे देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले फायदे की अगर मैं बात करूँ तो पहला क्या है, कि इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ठीक है। बिल्कुल ये क्या करती है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। इम्प्रूव का मतलब होता है भाई कि किसी भी चीज को अगर हम अच्छे तरीके से बनाएंगे,
सारे स्टेप्स हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर जो बनकर तैयार होगा वो हाई क्वालिटी का ही होगा, ठीक है। तो उसकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होगी, वो अच्छी ही होगी। अगर हम किसी भी, देखिए कोई काम करने का तरीके होते हैं भाई, ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा काम अच्छा ही होगा, ठीक है, बेकार नहीं होगा। लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे काम क्या हो जाते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो जो हो गया, इंप्रूव करता है क्या, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ठीक है, किसकी वजह से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। तो इसमें देखिए हिंदी में क्या, सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है भाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या भाई, रिड्यूस द डेवलपमेंट टाइम, बिल्कुल भाई, डेवलपमेंट टाइम जो होता है, जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको बनाने में कितना समय लग रहा है, तो वो समय भी क्या होता है, बहुत मायने रखता है भाई। ऐसा नहीं है किसी सॉफ्टवेयर को बनाना स्टार्ट किया तो उसको बनाते बनाते हमें सालों हो रहे हैं, ठीक है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो ऐसा नहीं चलता है वहां पर, ठीक है। वहां पे क्या होता है, समय की भी एक डेडलाइन होती है कि इतने समय में आपको सॉफ्टवेयर तैयार करना है, ठीक है। तो समय की बचत होती है भाई। अब बचत क्यों होगी भाई, अब सारे रूल्स और रेगुलेशन आप फॉलो करोगे, अच्छे से काम करोगे, तो आपकी समय पे भी क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब मान के चलिए आप कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फिर टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा। तो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूल्स फॉलो करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, डेवलपमेंट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, बिल्कुल भाई। अब देखिए टाइम बच जाएगा तो आपका कॉस्ट भी तो बच जाएगा, ठीक है, खर्च भी तो बढ़ जाएगा। मान चलिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक सॉफ्टवेयर को, अगर सॉफ्टवेयर के जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, अगर एक सॉफ्टवेयर को 1 महीने में तैयार कर देते हैं, ठीक है, और दूसरे सॉफ्टवेयर को वो 6 महीने में तैयार करते हैं, तो वहां पर 6 महीने में तैयार किया गया है, क्या उस पर खर्चा ज्यादा नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब भाई देखिए जो कंपनी के एम्प्लॉय थे उनको 6 महीने की तो सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो 6 महीने तक रनिंग में रही, तो उनका भी कॉस्ट बढ़ गया, उनका भी खर्चा हुआ, ठीक है। तो 6 महीने में, और मान चलिए 1 महीने में तैयार कर दिया तो एम्प्लॉय को 1 महीने की सैलरी देनी पड़ी, सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया, तो कितना अच्छा हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होती है वो इसी चीज पर फोकस करती है कि आपका टाइम भी बच जाए, क्वालिटी भी अच्छी आए, ठीक है, और कॉस्ट भी आपका बच जाए। तो प्रोजेक्ट पर क्या हो जाए, प्रोजेक्ट का जो खर्चा है वो कम होता है, ठीक है, बिल्कुल कम होता है। ये क्या करती है, ये उसको अच्छे से बताती है भाई, देखिए पूरा प्रोसीजर बता रही है कैसे कैसे आपको करना है, तो कॉस्ट तो आपका भाई कम हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हेल्प इन मैनेजिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, बिल्कुल भाई। आपके जितने भी लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं या मान के चलिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो काफी बड़ा है, ठीक है, जिसको बनाने में काफी समय लगेगा, तो उसको भी क्या करता है, अच्छे से मैनेज करता है, ठीक है। तो वही चीज है भाई, बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को संभालना आसान हो जाता है। संभालना आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए किसी काम को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उसको संभालना फिर आसान हो जाता है, ठीक है। पांचवा क्या है भाई यहाँ पर, कि इंश्योर करता है रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल भाई। ये तो सबसे मेन चीज है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है भाई विश्वसनीय। विश्वसनीय मतलब लोगों के द्वारा उसको पसंद किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई सॉफ्टवेयर बना दें और लोग उसको पसंद ही नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो क्या फिर उसको कोई यूज करेगा, क्या कोई यूज नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात सिक्योरिटी भाई, एक सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हमने सॉफ्टवेयर बनाया, मार्केट में उतारा और पता चला किसी ने उसको हैक कर लिया और हमारा सॉफ्टवेयर बर्बाद हो गया। तो ये भी क्या है, ये भी बहुत जरूरी होता है भाई, सिक्योरिटी, ठीक है। तो हमें सारी सारी सिक्योरिटी भी उसको सेटअप करनी है, हालांकि कि कोई उसको हैक ना कर पाए, ना उसको कोई नुकसान कर पाए, ठीक है। इतना क्लियर होगा, तो ये थे इसके एडवांटेज। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद करते हैं, उसके बाद देखिए कुछ डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं। भाई देखिए दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके एडवांटेज ही हो, कुछ चीजों के नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या नुकसान है भाई इसका, कुछ नुकसान भी तो होंगे भाई, ठीक है। देखिए हाई लेवल के नुकसान की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ छोटी छोटी चीजों की जो जरूरतें होती हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो डिसएडवांटेज में आ जाती है। जैसे सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहला डिसएडवांटेज माना जाए तो रिक्वायर्ड स्किल प्रोफेशनल्स, बिल्कुल भाई। अब देखिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब देखिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर पोस्ट पर जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको नॉलेज नहीं होती, उसको हाई नॉलेज रहती है, ठीक है। कहने में मतलब ये हो गया कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप पर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको अच्छी नॉलेज की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक अच्छे प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेजेबल इंसान की जरूरत होती है, इंजीनियर्स की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को नॉलेज नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो प्रोसीजर जो बताता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये कहता है कि भाई अगर कोई भी बंदा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, कोई इंप्लॉय है, तो उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ये उसकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसके पास स्किल होनी चाहिए और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत, ठीक है। तो भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए जो स्किल्ड हो, जिसके पास नॉलेज हो और ट्रेंड हो, ठीक है, ट्रेंड मतलब उसको काम आता हो।
तो उसकी जरूरत पड़ती है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यही क्या हो जाता है, इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। देखिए एग्जाम में लिखने के लिए आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ आपको पूरा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई कि मोर टाइम नीडेड फॉर प्रॉपर प्लानिंग। बिल्कुल देखिए आप देखिए प्लानिंग जो होती है भाई, किसी सॉफ्टवेयर को प्लानिंग करने के लिए अगर प्रॉपर प्लानिंग करनी है तो भाई देखिए वहां पर थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, ठीक है। किसी चीज को प्लानिंग करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, इस बात में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए अच्छे काम में थोड़ी प्लानिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, और एक बार जब प्लानिंग बन जाती है तो उसके बाद सारी चीजें अच्छे से सेटअप हो जाती हैं। तो प्लानिंग में ज्यादा समय लगता है भाई, ठीक है, बिल्कुल लगेगा। अच्छे काम की प्लानिंग में थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है। और तीसरे अगर बात करें डिसएडवांटेज क्या है कि हाई इनिशियल कॉस्ट फॉर टूल्स एंड ट्रेनिंग। बिल्कुल भाई, अब देखिए इसमें हाई चीज मान के चलिए कोई अच्छा सॉफ्टवेयर है उसको बनाना है, तो उसके लिए भाई टूल्स और ट्रेनिंग की जरूरत भी होती है। और अच्छी देखिए अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अच्छी टूल्स की जरूरत होगी और अच्छी ट्रेनिंग की भी जरूरत होगी। ट्रेनिंग मतलब जो एम्प्लॉय इसको बनाएंगे तो भाई उनको बनाने से पहले उनको ट्रेन भी किया जाता है कि आपको कैसे कैसे चीजें बनानी है, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या लगता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉस्ट लग जाता है वहां पर, ठीक है, हाई कॉस्ट लग जाता है, बिकॉज जो स्टार्टिंग में होता है टूल्स और टेक्निक्स में, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये भी इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। उसके बाद करें टू मच डॉक्यूमेंटेशन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि आप देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करते हैं, ठीक है, उसे डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट फाइल में सारी चीजें लिखी होती हैं कि आपको कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे सारी चीजें मूव करेंगी। तो भाई उस प्रोजेक्ट फाइल को बनाने में तो क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग रहती है डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद क्या है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। बिल्कुल भाई, अब देखिए कॉम्प्लेक्स देखिए छोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके प्रोसेस थोड़ा भारी लग सकता है। तो मान के चलिए अब देखिए कोई छोटा सा ही प्रोजेक्ट है तो भाई इसमें स्टेप तो सारे एक जैसे फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। सारी चीजें प्लानिंग होगी, रिक्वायरमेंट होगी, डिजाइनिंग होगी। अब मान लीजिए कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर है उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम सारी चीजें प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहां पर प्रोसेस क्या हो जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। मतलब छोटे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भी हम सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। तो ये मान के चलिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज माना जाता है ये, ठीक है, कि छोटे प्रोजेक्ट के लिए प्रोसेस थोड़ा भारी लग सकता है, लग सकता है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे डिसएडवांटेज ये, लेकिन एग्जाम में आपको यही लिखने है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में आपको यही लिखने है, आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं लिखना है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज्यादा वो करता हो, ठीक है, तौहीन करता हो। तो यानी मतलब अब देखिए ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये थोड़े से क्या है रिक्वायरमेंट चीजें हैं, तो इसलिए डिसएडवांटेज में आ जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आई थिंक आपका इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। देखिए एक टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने आपको समझा दिया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, एग्जाम्पल ही बता दिया मैंने आपको, ठीक है, और मैंने उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी सिखा दिए आपको, ठीक है। तो देखिए एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है, अगर एग्जाम में अगर आता है तो आप ऐसे ही लिख के, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दूसरा टॉपिक क्या है इसमें, सिस्टम कॉन्सेप्ट, ठीक है। बात करते हैं सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, ठीक है। अब देखिए सिस्टम को सॉफ्टवेयर ही कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है भाई कि ए सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर, ठीक है, टू अचीव ए कॉमन गोल और पर्पस। भाई एक सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट, मतलब जब बहुत सारे कंपोनेंट आपस में रिलेटेड हो जाते हैं और जब एक ग्रुप बनाते हैं तो उसे कहते हैं सिस्टम, ठीक है। अब देखिए सिस्टम का आप ऐसे समझिए, आपके पास देखिए मान चलिए आपको कोई डेस्कटॉप है, ठीक है, तो डेस्कटॉप रखा है आपके पास सीपीयू भी होगा, आपके पास कीबोर्ड भी होगा, आपके पास माउस भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, प्रिंटर भी होगा, तो ये सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर क्या बनता है, एक सिस्टम तैयार होता है, ठीक है। मतलब हम ग्रुप ऑफ कंपोनेंट बोलते हैं एक सिस्टम को, ठीक है। सिस्टम को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट, जिसमें आपके सारे सीपीयू, ठीक है, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, मतलब जितने भी बेसिक कंपोनेंट है जो आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन सबको मिलाकर क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखा भी है जो क्या करते हैं भाई, एक साथ काम करते हैं। भाई इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, सीपीयू, जितनी भी सारी चीजें कंप्यूटर से जुड़ी होंगी वो एक साथ मिलकर काम ही तो करती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, और काम क्यों करती है भाई, कि कोई हो सकता है हमारा कोई कॉमन गोल हो, ठीक है, हमारा कोई पर्पज हो, मतलब कोई काम हो ऐसा, उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम, उसको बनाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सिस्टम क्या है भाई, सिस्टम कह सकते हैं इज ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब यूँ कह रहे हैं हमको कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं जोड़ना है जिसकी हम जरूरत नहीं है, हमें वही कंपोनेंट जोड़ेंगे जो रिक्वायरमेंट है उनकी, ठीक है। अनरिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर को हम नहीं जोड़ेंगे, अनरिक्वायरमेंट कंपोनेंट को हम नहीं जोड़ेंगे अपने, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको।
तो देखिए हिंदी में लिखा है कि सिस्टम ऐसे कंपोनेंट हिस्सों का समूह होता है जो एक सामान्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए साथ काम करते हैं। बिल्कुल, जितने भी समूह होते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी हिस्से होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो एक साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि इन अदर, देखिए दूसरे शब्द में और समझा देता हूँ आपको। ठीक है, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया हो, लेकिन उसके बाद में आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ दूसरे शब्दों में कि ए सिस्टम इज ए ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, या कह सकते हैं सब सिस्टम दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, मतलब सिस्टम एक ऐसा ऑर्गेनाइज सेट है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेट मतलब होता है इसमें सारे एलिमेंट्स एक ऐसे फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक ऐसे फॉर्म में सेट होते हैं जो क्या करते हैं, वो एक एक साथ काम करते हैं और हमारे किसी स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, काम करते हैं उसको। या आप मान के चलिए छोटे छोटे सिस्टम को जोड़कर भी, ठीक है, छोटे छोटे सब सिस्टम को जोड़कर भी एक बड़ा सिस्टम तैयार किया जा सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सिस्टम, देखिए हिंदी में लिखा है सिस्टम एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, जो मिलकर एक स्पेसिफिक काम करता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो मिलकर एक स्पेसिफिक काम करता है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं इसमें आगे, थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट से देखिए, मान चलिए एक एटीएम मशीन है। ठीक है, क्या है, मान चलिए एक एटीएम सिस्टम है। भाई एटीएम जो होता है वो भी एक सिस्टम ही है आपका, उसमें काफी सारी चीजें एक साथ लगी हुई हैं, डिस्प्ले लगी हुई है, उसमें देखिए अंदर काउंटर होता है जो पैसे गिनता है, सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है, कैमराज लगे हुए हैं, काफी सारी चीजें क्या उसमें अटैच हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए मान चलिए इनपुट की अगर बात करें तो इसमें क्या करेंगे आप, भाई आप क्या करेंगे, कार्ड लेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो कार्ड को इंसर्ट, जो कार्ड आप स्वैप करते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पर क्या होता है, एक सेक्शन बना होता है। ठीक है, जहाँ पर आप कार्ड को इनपुट करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप पिन लिखेंगे, भाई पिन पूछेगा आपसे। प्रोसेस क्या होगी इसमें, भाई देखिए ये तो इनपुट में आ जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस क्या होगी, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा वहां पर कि आप ही हैं, कि कोई और तो नहीं है। ठीक है, अकाउंट चेक किया जाएगा, भाई जितने पैसे निकाल रहे हैं वो उतने पैसे आपके अकाउंट में है या नहीं है। ठीक है, आउटपुट क्या होगा फिर यहाँ पर, भाई कि आपको कैश विड्रॉ हो जाएगा, बिल्कुल आपको पैसे मिल जाएंगे और साथ में आपको रिसीप्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि देखिए अब रिसीप्ट नहीं निकलती है। ठीक है, अब बंद कर दिया है, लेकिन अभी कभी मतलब काफी सारे एटीएम कार्ड है जो अभी देते हैं रिसीप्ट। ठीक है, क्योंकि देखिए अब सारी चीजें डिजिटली हो रही हैं, तो कागजी काम सबसे कम करते गए हैं। ठीक है, पेपर काम अब कम होते चले जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया भाई, ये एक सिस्टम ही तो है हमारा। ठीक है, तो ऑल कंपोनेंट, जैसे स्क्रीन हो गया, इसके अंदर कार्ड रीडर हो गया, डेटाबेस, भाई डेटाबेस भी तो है। वेरिफिकेशन कैसे हुआ आपका, आपका अकाउंट कैसे चेक हुआ, तो उसमें डेटाबेस भी अटैच है। ठीक है, उसमें अंदर प्रिंटर भी है, क्योंकि देखिए आपको रिसीव जो मिल रही है प्रिंट होकर, तो प्रिंटर भी तो है उसके अंदर। ठीक है, तो वर्क टुगेदर एक साथ काम करते हैं और उसके बाद बनता हमारा ये सिस्टम। ठीक है, आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एटीएम सिस्टम क्या हो गया, जिसमें जितने सारे कंपोनेंट थे वो एक साथ मिलकर काम किए और हमारा जो स्पेसिफिक टास्क था। देखिए देखिए एटीएम में जाने का सबसे स्पेसिफिक टास्क क्या होता है, पैसे विड्रॉ करना। भाई आप एटीएम मशीन में जा रहे हैं तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पैसे निकालने के लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जमा कर भी जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कुछ चीजें चेक करने जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे में पैसा कितना है या और भी कोई सारी चीजें हो सकते हैं। ठीक है, पर मैक्सिमम जो मोटिव रहता है सभी का, वो पैसा विड्रॉ करना ही रहता है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया सभी का। ठीक है, सिस्टम क्या होता है, एग्जाम्पल ही देखिए, मैं विद एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, सारी चीजें एग्जाम्पल समझा कर चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करें तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, और देखिए आपके सिलेबस में भी है, देर आर सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ, जो आपके सिलेबस में दिए गए। एक है ओपन सिस्टम, ठीक है, दूसरा है क्लोज सिस्टम, तीसरा है स्टैटिक सिस्टम और चौथा है क्या हमारा डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे यहाँ पर ये रहने वाले हैं। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ आपके सिस्टम्स हो गए। ठीक है, तो सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, भाई 4 टाइप्स होते हैं और ये आपके सिलेबस में भी दिए गए हैं। ठीक है, सिलेबस में आपके दिए गए, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखिए एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा आपको, और कुछ चीजें अगर एक्स्ट्रा होंगी तो वो भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपके एग्जाम में दिए, सॉरी सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, स्टैटिक सिस्टम क्या है और डायनेमिक सिस्टम क्या है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इन चारों को पढ़ लेते हैं कि भाई ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं, चलिए आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या ओपन सिस्टम क्या है भाई। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या होते हैं, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। तो अगर बात करें ओपन सिस्टम का, तो ओपन सिस्टम इज ए सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम इज सिस्टम है डेट जो क्या करता है, इंटरेक्ट विद
इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। तो क्या करता है, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए इसके नाम से अगर आप देखें ना, तो ओपन का मतलब क्या हो गया, सारी चीजें यहाँ पर क्या होंगी, ओपनली होंगी, ठीक है। मतलब सारे जो कंपोनेंट अटैच होंगे वो क्या होंगे, ओपनली क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। मतलब हाइड इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का मतलब हो गया भाई कि जो बाहर की जो इन्वायरमेंट उससे क्या है, उससे इंटरेक्ट करेगा, उससे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अभी देखो क्लियर होगा आपको। एंड इट रिसीव करता है इनपुट फ्रॉम द आउटसाइड, बिल्कुल देखिए ये क्या करेगा, ये इनपुट करेगा कहाँ से, आउटसाइड से, ठीक है। आउटसाइड मतलब सिस्टम से बाहर से इनपुट लेगा ये, ठीक है। एंड और क्या करेगा, गिव करेगा आउटपुट बैक टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब बाहर से इनपुट ले सकता है और बाहर से ही क्या करता है, आउटपुट दे सकता है, आउटसाइड द सिस्टम, ठीक है। मतलब आउटसाइड द सिस्टम क्या करेगा, काम करेगा, इनपुट ले लेगा और आपको आउटपुट भी दे देगा, ठीक है। ओपन सिस्टम वह सिस्टम है जो अपने इन्वायरमेंट मतलब बाहरी माहौल से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट मतलब अपने तालमेल कम्युनिकेट करता है, ठीक है, करता है, और बाहर से इनपुट लेता है और बाहर आउटपुट देता है, ठीक है। आई थिंक मेरा क्लियर हो गया। एग्जांपल देखिए इसके, ठीक है, ओपन सोर्स के एग्जांपल समझिए। जैसे देख सबसे पहला है कि ऐप, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कनेक्ट टू द इंटरनेट, ठीक है। मान के चलिए आप कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, अगर आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो ये समझिए आपका क्या हो गया भाई, आप क्या कर रहे हैं, अब बाहर की देखिए सिस्टम के आउटसाइड क्या कर रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये ओपन सिस्टम हो गया, ठीक है। या मान चलिए कोई वेबसाइट है, देखिए जो क्या करती है, वो रिसीव रिक्वेस्ट करती है और मतलब सेंड करती है रिस्पॉन्स, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, वो भी ओपन सिस्टम हो गया भाई। देखिए मान चलिए आप गूगल क्रोम पे जाते हैं, ठीक है, मतलब ब्राउजर गूगल क्रोम, ठीक है। आपने क्या किया, गूगल पर कोई भी चीज सर्च की, या आप मान चलिए आपने कोई वेबसाइट सर्च कर ली, ठीक है, तो वेबसाइट के ऊपर क्या कर रहे हैं, आप कुछ इनपुट दे रहे हैं, आपको आउटपुट मिल रहा है, तो ये क्या है भाई, यही कहते हैं ओपन सोर्स, ठीक है। मतलब ओपन सिस्टम है जिसे हर कोई यूज कर सकता है, एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे हर कोई यूज कर रहा है, तो उसे कहते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। अब देखिए जैसे बहुत सारी चीजें हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये क्या है, ये ओपन सिस्टम ही तो है भाई, लेकिन सभी लोग यूज कर रहे हैं भाई इसको, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, सभी लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो दिस इज द ओपन सोर्स। क्या किसी को इनको यूज करने के लिए पैसा पे करने की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ओपन सोर्स है, ठीक है, मतलब ओपन है, कोई भी यूज कर सकता है इनको, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आई थिंक इतना क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया ओपन सिस्टम क्या होता है, एग्जाम्पल तो समझ गया आप, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, क्लोज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है भाई, अब देखिए जो ओपन सिस्टम पढ़ा आपने उसी के अपोजिट चलेगा ये, ठीक है। तो सीधा सा भाई, क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, इन्वायरमेंट मतलब बाहरी साइड, आउटसाइड क्या करता है, जो इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इट डज नॉट टेक द एक्सटर्नल इनपुट, ये बाहर से कोई इनपुट नहीं लेगा, और गिव आउटपुट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब ये बाहर कोई आउटपुट भी नहीं देगा, मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिर्फ क्या करेगा, जो इंटरनली काम करेगा, ठीक है। इंटरनली का मतलब होता है आउटसाइड से इसका कोई भी इंटरेक्ट नहीं होगा। मान चलिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, किसी कंपनी का अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर है, तो भाई उस सॉफ्टवेयर को वो कंपनी यूज करेगी, बाहर का कोई बंदा तो यूज करेगा नहीं उसको, ठीक है। भाई होता है ना, हर कंपनी के अपने कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर वो काम करते हैं, तो वो उस सॉफ्टवेयर को सिर्फ वही चला सकते हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, उन्हीं को अथॉरिटी होती है, तो बाहर का कोई बंदा तो उनको एक्सेस कर नहीं सकता, नहीं उसको चला सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसे क्लोज सिस्टम कहते हैं, मतलब हर कोई उसको यूज नहीं कर सकता, सिर्फ यूज करेगा कौन, ओनर, ठीक है, जो ओनर है वही यूज करेगा, या जिसको अथॉरिटी मिली हुई है वो यूज करेगा, ठीक है, बाहर का कोई यूज नहीं करेगा। और हिंदी में देखिए वही लिखा है, क्लोज सिस्टम वो है जिसमें बाहरी इन्वायरमेंट से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, और ना ही बाहरी इनपुट लेता है और ना आउटपुट देता है, ठीक है। जैसे ओपन सोर्स था अभी, वो क्या करता है भाई, ऐसा सॉफ्टवेयर जैसे हर कोई यूज कर रहा है, हर कोई इनपुट दे रहा है, आउटपुट मिल रहा है किसी को भी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसके भी, तो देखिए मान चलिए एक परफेक्टली, ठीक है, परफेक्टली प्रोग्राम एम्बेडेड सिस्टम, मान चलिए कोई वर्टिकल एक सिस्टम है, या मान चलिए ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो क्या होता है भाई, जो क्या है कि जिसे सिर्फ ओनर ही यूज करेगा, ठीक है, जिसके लिए जो डिजाइन किया गया वही यूज करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको हर कोई यूज कर लेगा। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं भाई, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, आगे चलेंगे धीरे धीरे आपको क्लियर होगा कि मान लो एक एम्बेडेड सिस्टम होता है भाई, किसी हार्डवेयर से रिलेटेड होता है, कि अगर कोई सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर, किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए अगर बनाया गया है, तो वो सॉफ्टवेयर सिर्फ उसी हार्डवेयर में काम करेगा, ऐसा नहीं कि आप दूसरे हार्डवेयर में उसको यूज कर लोगे, ठीक है। तो वही होते हैं एम्बेडेड, मतलब जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। और देखिए दूसरा क्या है, केमिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है,
डन इन ए आइसोलेटेड चैम्बर। बिल्कुल भाई देखिए ये भी एक है, ठीक है। मान चलिए देखिए, अब देखिए ये क्या है, मान चलिए जो केमिकल के जो चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर मतलब जो लैब होती है भाई, केमिकल की जो लैब्स होती हैं जहाँ पर बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो लैब बनी होती है वो चारों तरफ से शीशा से क्या होती है, ढकी हुई होती है, ठीक है। मतलब बाहर से ना तो कोई हवा आएगी, ना अंदर से कोई रिएक्शन बाहर जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी होगा क्या होगा, एक आइसोलेटेड होगा, मतलब बाहर से कोई हवा नहीं आएगी, बाहर से कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। सारी चीजें अंदर होंगी और अंदर जो हो रहा है वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जो केमिकल में क्या होता है, कभी कभी रिएक्शंस हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई देखिए रिएक्शन हो गया और पता चला बाहर कोई जहरीली गैस फैल गई, तो होता है ना। तो ये क्या आइसोलेटेड है। उसी तरह क्या है, ये सारे ऐसे सिस्टम जो क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर हो गया या कोई वेबसाइट हो गया, तो उन्हें क्लोज सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, क्लोज सिस्टम कहा जाता है। अगर आप सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं आप कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिर्फ उसी कंपनी यूज करेगी जो इसके लिए वो बनाया गया है, ठीक है। बाहर का कोई भी इसको यूज नहीं करेगा, ठीक है। सभी के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक। भाई स्टैटिक सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। तो एक स्टैटिक सिस्टम इज ए सिस्टम, भाई स्टैटिक सिस्टम होता है whose behavior does not change with time। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका बिहेवियर मतलब जिसका जो वर्किंग है, जो समय के साथ नहीं बदलता है, ठीक है, समय के साथ नहीं चेंज होता है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे सिस्टम की, या ऐसे सॉफ्टवेयर की, या ऐसी वेबसाइट की जो क्या हुई, जो स्टैटिक होगी, जो समय के अनुसार नहीं बदलेगी, ठीक है। मतलब हाँ चलिए कोई ऐसी वेबसाइट है जो स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है, मैंने कह दिया एक वेबसाइट है जो स्टैटिक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप उसको अभी ओपन करोगे तो आपको जो कंटेंट अभी दिखाई देगा, ठीक है, उसी के बाद उसको आप 2 घंटे बाद भी उसको ओपन करोगे तब भी आपको सेम ही कंटेंट दिखाई देगा, ठीक है। या आप 1 महीने बाद अगर ओपन करोगे, 1 महीने बाद उसको देखते हो, तब भी आपको जो कंटेंट होगा वो सेम टू सेम दिखाई देगा, ठीक है। कोई भी कैसा भी चेंजेस नहीं होंगे उसमें, ठीक है। तो द सिस्टम रिमेन्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, इसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, स्टेबल होते हैं और प्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। प्रिडिक्टेबल मतलब क्या भाई, देखिए कि स्टैटिक चीज है तो आप बता सकते हो कि क्या आने वाला है, ठीक है। भाई कुछ देखिए कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे मान के चलो मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आपको पता है कि अगर मैंने इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा मेरे को, ठीक है। तो प्रिडिक्ट मतलब होता है कि पहले से आपको पता रहता है कि अगर इसको ये इनपुट दूंगा तो ये मेरा आउटपुट आएगा और वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, क्लियर। जैसे मान चलिए कैलकुलेटर की अगर बात कर लें, कैलकुलेटर में क्या होता है भाई, टू मान चलिए आपको इससे संख्या ऐड कर रहे हैं, 10 + 10 कर रहे हैं, तो क्या होगा आंसर, आपको ही पता है कि 20 आने वाला है, तो आंसर 20 ही मिलेगा आपको, ठीक है। 1 घंटे बाद फिर आप करेंगे 10 + 10 तब भी 20 मिलेगा आपको। तो ये क्या हो रहा है, ये स्टैटिक वैल्यू है, ठीक है। मतलब आप अभी करें तब भी उतना ही मिलेगा, 2 महीने बाद करें तब भी उतना ही, 10 + 10 = 20 ही मिलने वाला है, आपको 21 नहीं मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, जिनका मान समय के अनुसार नहीं बदलता है, ठीक है। तो स्टैटिक सिस्टम वह सिस्टम है जिसका बिहेवियर समय के साथ बदलता नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और सिस्टम हमेशा स्टेबल होते हैं और प्रिडिक्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब वो अपने आप को बनाए रखते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। और उसका आंसर देखिए, प्रिडिक्टेबल मतलब वही है भाई, एक बार आपने देख लिया, ठीक है, अब दोबारा आप जाएंगे तो आपको पता है ना उसमें क्या क्या चीजें देखी थी आपने, वही चीज मिलने वाली है आपको, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो देख मान चलिए कैलकुलेटर, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर कैलकुलेटर परफॉर्म द एडिशन, भाई उसका फिक्स बिहेवियर होगा। अब मान चलिए कैलकुलेटर आप ओपन करते हैं, अब अपने फोन में कर लिया या आपके पास अलग से कैलकुलेटर है, ठीक है। तो अगर उसमें आप कोई भी एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, कोई भी फंक्शन करें, तो आपको पता है कि भाई मान चलिए 4 × 4 करूंगा तो पता है 16 ही आने वाला है, ठीक है, और उसका आंसर 16 ही आएगा। भाई 5 × 5 करूंगा कितना आएगा, 25 आएगा, 25, ठीक है। अभी करूंगा तब भी 25 आएगा, 10 दिन बाद करूंगा फिर भी 25 आएगा, 1 महीने बाद करूंगा फिर भी 25 ही मिलेगा मेरे को। ऐसा है कि कैलकुलेटर समय के अनुसार उसको चेंज कर देगा कि अभी भाई उसने मतलब 5 × 5 किया तो मैंने अभी देखा 25 आ रहा है, मैंने शाम को किया तो पता चला 26 हो गया, फिर मैंने उसको अगले दिन किया तो 30 हो गया। क्या उसमें ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है भाई। वो स्टैटिक सिस्टम है, उसका बिहेवियर फिक्स है, ठीक है, उसको जो करना वो वैसा ही करेगा, समय के अनुसार कुछ भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और इतना देखिए दूसरा मतलब दूसरा क्या है इसमें कि स्टैटिक वेब पेज पे देखिए, बिल्कुल भाई वेब पेज मतलब जो आपकी जो वेबसाइट होती है, ठीक है,
जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उन पर भी कंटेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, तो आप जब भी उसको ओपन करोगे आपको वही चीजें दिखाई देंगी, उस वेबसाइट पर वही फोटोज दिखाई देंगे, वही कंटेंट दिखाई देगा, आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा अगर वो स्टैटिक है तो। ठीक है, वेब पेजेस क्या होते हैं भाई, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट का एक पेज को क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी वहां पर, फिक्स रहेगी। ठीक है, जो चीज थी वैसे ही रहेगी, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। सीधा सीधा अगर हम कहें तो समय के अनुसार कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, तो उसे कहते हैं स्टैटिक स्टैटिक सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं भाई डायनेमिक। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप सिस्टम, अब यह तीसरा वाला अगर आप समझ गए स्टैटिक सिस्टम क्या होता है, तो डायनेमिक सिस्टम को उसके अपोजिट रख लो बिल्कुल। ठीक है, ये क्या करेगा, जस्ट अपोजिट रहेगा। अपोजिट मतलब जैसे अभी भी स्टैटिक में जो पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट है। जैसे कि देखिए, पहला टॉपिक क्या है इसमें, ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो कि डायनेमिक सिस्टम इज ए सिस्टम, एक सिस्टम होता है हुज बिहेवियर चेंज विद टाइम। सीधा सा है भाई, उसने क्या कहा कि हुज बिहेवियर डज नॉट चेंज विद द टाइम, मतलब समय अनुसार नहीं बदलेगा। ये कह रहा है कि बिहेवियर चेंज विद टाइम, समय के अनुसार बदले। ठीक है, अभी आपने कुछ देखा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कुछ और दिखाई देगा, उसके बाद कुछ और देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा। इसका मतलब उसका बिहेवियर बदल रहा है। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसका कंटेंट समय के अनुसार बदल रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं डायनेमिक सिस्टम्स। ठीक है, इसमें इनपुट और इन्वायरमेंट क्या होते हैं, उसमें समय के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इस डायनेमिक सिस्टम वह सिस्टम है जिसका बिहेवियर समय, इनपुट और इन्वायरमेंट क्या होता है के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, उसका जो बिहेवियर क्या होगा वो समय के अनुसार बदल जाएगा, इनपुट के अनुसार बदल जाएगा, इन्वायरमेंट जो होगा उसके अनुसार क्या होगा, उसका बदल जाएगा। ठीक है, मतलब समय के अनुसार उसमें परिवर्तन आएंगे। जैसे देखिए, अब मैं बात करता हूँ, देखिए एग्जाम्पल देखिए, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले किसकी, एटीएम सिस्टम की। ठीक है, तो एटीएम सिस्टम की अगर बात करूँ तो ये होता है भाई आपका डायनेमिक। ठीक है, एटीएम सिस्टम क्या होता है, डायनेमिक होता है। क्यों होता है, वो रिएक्ट करता है किसके अकॉर्डिंग, यूजर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान चलिए अगर मैं पैसे निकालने जाऊंगा तो अगर मैं अपना कार्ड अगर उसमें इनपुट करूंगा तो मेरे कार्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो सारा जो प्रक्रिया होगी वो करेगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन भी करेगा, मेरे अकाउंट में अगर पैसे होंगे तो वो मुझे दे देगा, नहीं होंगे तो मना कर देगा। ठीक है, तो मेरे अकाउंट का बिहेवियर अलग होगा उसके पास। अब मान चलिए कोई दूसरा बंदा आएगा, कोई दूसरा यूजर्स आएगा, अगर वो अपना कार्ड स्वैप करेगा तो उसके लिए सिस्टम अलग से काम करेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई, एटीएम मशीन क्या कर रही है भाई, एटीएम सिस्टम क्या कर रहा है, इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, यूजर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं जा रहा हूं तो मेरे को कुछ और दिखा रहा है, क्योंकि वो मेरी क्या दिखाएगा, डिटेल दिखाएगा। कोई दूसरा यूजर जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। ठीक है, कोई तीसरा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूजर्स, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ठीक है, और देखिए टाइम क्यों, देखिए मान चलिए आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे, अब देखिए कुछ हो सकता है आपने कहीं खर्च कर दिए हो, तो उसका क्या कर देगा, आपको वही दिखाएगा जो करंट में रहेंगे। ठीक है, या आपका इंटरेस्ट आ गया, किसी ने पैसे दे दिए, ठीक है, तो उसको बढ़ाकर दिखाएगा। तो क्या हो रहा है, समय के अनुसार डाटा बदल रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है भाई इसमें, कि वेदर सिस्टम। ठीक है, सबसे मेन, देखिए सबसे आपका अच्छा है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है वेदर सिस्टम। आप जानते हैं ना भाई, भाई वेदर सिस्टम का मतलब होता है कि जो आपके जो मौसम विभाग होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हर सेकंड हर मिनट पे क्या होता है, आपको कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं कि अभी टेम्परेचर कितना है, फिर टेम्परेचर फिर क्या होगा, बदल जाएगा, बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, समय के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा जो वेदर सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बदलता है, चेंज करता है। ठीक है, डेटा को चेंज होता रहता है। या मान के चलिए आपका जो शेयर मार्केट होता है भाई, सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं आप शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में देखते हैं ना आप, आपका जो ग्राफ जो बनता है शेयर का, कि शेयर कितने ऊपर उठ रहे हैं, कितने नीचे जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है भाई, समय के अनुसार बदल रहा है। हर सेकंड में डेटा बदल जाता है वहां पर। ठीक है, हर मिनट में डेटा बदल जाता है। या फिर मान सकते हैं भाई डायनेमिक वेबसाइट हो गया आपका। ठीक है, ये भी है भाई, तो डायनेमिक वेबसाइट है, तो डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है भाई, उसमें अभी कंटेंट कुछ और था, 1 घंटे बाद देखेंगे तो उसमें कंटेंट कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक ऐसी वेबसाइट जिसका कंटेंट समय के अनुसार बदलता है। ठीक है, या कह सकते हैं यूजर्स के अनुसार बदलता है। ठीक है, तो यूजर्स के अनुसार क्यों भाई, मान चलिए देखिए अगर वेबसाइट की अगर बात करें तो कुछ वेबसाइट ऐसी होती है यूजर्स के अनुसार ही बदलती है। ठीक है, जैसे मान चलिए मैंने किसी, देखिए मान चलिए मैंने क्या खोल दिया, मैंने व्हाट्सअप खोल लिया, या मान चलिए मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया। ठीक है, इंस्टाग्राम को अगर मैं सॉफ्टवेयर पर खोलता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा भाई, अगर मैं अपनी आईडी से लॉगिन करूंगा
इंस्टाग्राम को, तो वो क्या करेगा, वो मेरी आईडी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, पूरा कंटेंट वहां पर शो आउट करेगा। अगर कोई दूसरा पर्सन करेगा तो वो अपनी आईडी से लॉगिन करेगा, तो उसकी आईडी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, सारा का सारा डैशबोर्ड जो होगा, ठीक है, जो रील्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आएंगी। ठीक है, मैं कुछ और देखूंगा तो मेरे मेरे हिसाब से कुछ और आएगा, वो देखेगा तो उसके हिसाब से कुछ और चलेगी रील्स। ठीक है, होता है ना, आप जिन जिन रील्स को ज्यादा देखते हो, हमारा सिस्टम क्या करता है, उन रील्स को फिर आपको देता है। ठीक है, तो हो गया भाई वेबसाइट। ठीक है, तो डायनेमिक है भाई, यहाँ पर समय अनुसार चीजें बदलती रहती हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा, चारों टाइप्स आपको क्लियर हो गए। एग्जाम में अगर आता है तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं देखिए तीसरे टॉपिक्स पर, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, अब देखिए मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। ठीक है, सारी चीजें क्या कर रहा हूँ मैं आपको सिलेबस के, जो आपका सिलेबस है देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं सारी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए मैंने सबसे पहले तो यही पढ़ा दिया आपको, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर सिस्टम कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, जिसमें मैंने टास्क पढ़ा दिए, ओपन, क्लोज, ठीक है, स्टैटिक, डायनेमिक, ये पढ़ा दिया। उसके बाद क्या आ गया, बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये आ गया, अब इसको पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बिकॉज हमारी वीडियो क्या काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो इतना ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे 2 घंटे के अंदर ही रहे। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, 1 घंटा कम से कम रखेंगे, और 2 घंटे से पहले ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको देखने में दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर अगर वन शॉट की बात है, अगर कहते हैं आप वन शॉट बनाना है तो हम एग्जाम के टाइम पर वन शॉट भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं फिर। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या सारी चीजें चल रही हैं, तो आपका देख रहे हैं, अब देख रहे हैं हम क्या, बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बाद नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा जो तीसरा टॉपिक है, ठीक है, तो कहाँ थे भाई, हम तीसरे टॉपिक पर चलते हैं फटाफट से। तेरह, ठीक है, अब बात करते हैं भाई बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, अब मैं टॉपिक्स वाइज उठा रहा हूँ ताकि आपको अगर एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चंस बनेगा तो इन्हीं के अकॉर्डिंग बनेगा, इनसे बाहर नहीं बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है यहाँ पर चल रहे हैं। बात करते हैं बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो क्या होती है भाई, तो अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, अब जो बेसिक्स की कहने का मतलब है, जो एज इट इज डेफिनेशन की ही बात कर रहा है। ठीक है, बेसिक्स मीन्स होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है एक तरह से, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया भी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो चीजें बताई थी उसी के अकॉर्डिंग क्या है, ये अपना यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो मतलब बेसिक्स मीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है एक तरह से। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द सिस्टमैटिक, देखिए वही डेफिनेशन लग जाएगी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एज इंट्रोडक्शन ही समझो उसको, पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कोई बच्चा ये ना समझे कि बेसिक्स क्या होती है। ठीक है, हालांकि देखिए नीड्स भी बताएंगे, बेसिक्स मीन्स वही है चीज, ठीक है, क्या है एडवांटेज, क्या है डिसएडवांटेज, क्या है, कितने सिस्टम टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें। चलिए, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टैटिक, ठीक है, सॉरी, सिस्टमैटिक एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, मेथड्स, टूल्स टू डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, डिप्लॉय एंड मेंटेन हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इन ए एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, ये एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन है किसकी, सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स की, जो इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको। ठीक है, बेसिक मीन्स होता है एक सॉफ्टवेयर का आप कैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे कैसे फॉलो करेंगे सारी चीजें, उसको कैसे कैसे मैनेज करेंगे, तो उसी के ऊपर क्या है। ठीक है, और हम क्यों कर रहे हैं भाई, फॉलो क्यों कर रहे हैं, हम मेथड्स देखेंगे, टूल्स यूज करेंगे, कुछ ऐसे बेसिक्स यूज करेंगे, कुछ ऐसे टर्म यूज करेंगे, कुछ ऐसे तरीके यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर पाए, डेवलप कर पाए, उसको टेस्ट कर पाए और उसको डिप्लॉय भी कर पाए। डिप्लॉय मीन्स उसको रिलीज कर पाए मार्केट में। ठीक है, और साथ में उसको अपडेट भी करेंगे, मेंटेन भी करेंगे। ठीक है, कोई एरर आ रही तो उसको सही भी करेंगे, और बहुत सारी चीजें क्या होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब होता है भाई ये हमारा कम कॉस्ट में हमारा सॉफ्टवेयर बनकर तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमने एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। ठीक है, मान चलिए कोई कस्टमर आया और आपसे कहता है कि मेरा सॉफ्टवेयर बना दीजिए और मेरा बजट 5 लाख रुपए का है। ठीक है, तो उसने तो आपको 5 लाख रुपए दे दिए, तो आपको क्या करना है, आपको 5 लाख के अंदर ही क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, क्योंकि भाई आपको अपना प्रॉफिट भी कमाना है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि उसका सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो इसमें आपका क्या फायदा हुआ भाई। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग है कॉस्ट इफेक्टिव वे में देखना है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपका। तो देखिए वही चीज हिंदी में लिखी है यहाँ पर कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सिद्धांतों, विधियों, उपकरणों का क्या व्यवस्थित अनुप्रयोग है। ठीक है, जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता
वाले सॉफ्टवेयर को कुशलता, लागत मतलब लागत प्रभावी ढंग से डिजाइन, विकसित, परीक्षण परीक्षण मतलब टेस्ट, तैनात, ठीक है, तैनात और बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, जो चीज इंग्लिश में लिखी है वही मैंने हिंदी में लिख दी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। ठीक है, बात करते हैं कुछ नीड्स की। ठीक है, नीड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिक्स में मतलब हम वही बात कर रहे थे। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या है, ओपन सिस्टम क्या है। ठीक है, अभी देखिए जी, पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन है अभी। ठीक है, अब बात की जो आप पढ़ लेंगे ना तो आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी आप थोड़ा बेसिक ही समझिए, क्योंकि बेसिक को लेकर चल रहे हैं हम। ठीक है, स्टार्टिंग से, और बाकी सारी धीरे धीरे एडवांस चीजें चलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या क्या नीड होती है, भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या आवश्यकता है, उनको हम देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, और देखिए आपके सिलेबस में भी है, तो आपसे ये 5 नंबर में ही पूछ सकता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन कौन सी नीड होती है। ठीक है, तो 5 नंबर अगर आ गया तो आपको अच्छे से इसको लिखना भी है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहली नीड की अगर मैं बात करूँ तो पहली नीड क्या है भाई मेरी यहाँ पर, पहली है कि टू मैनेज इंक्रीजिंग सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। बिल्कुल, हमारा पहली जो जरूरत होती है वो यही होती है कि हमें जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करना है भाई, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करना है, उसको मैनेज करना है। ठीक है, हमें एक सॉफ्टवेयर को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, इतना डिफिकल्ट नहीं बनाना है कि कोई यूजर्स उसको यूज ही ना कर पाए। ठीक है, आप देखते हो ना कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो हमारा सबसे पहला मोटिव यही रहता है कि उसको इतना आसान बनाया जाए, उसको इतना आसान बनाया जाए कि उसको हर कोई यूज कर पाए। ठीक है, जैसे मान चलिए जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। ठीक है, बाकी जितने भी जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं ये इतने इजी है कि ना हर कोई यूज कर लेता है भाई। ठीक है, क्या इनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा जो है वही है कि टू मैनेज द इंक्रीजिंग सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, हमें एक सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज नहीं होने देना है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना है, उसको कम से कम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रखना है। ठीक है, तो मॉडर्न सॉफ्टवेयर इज वेरी लार्ज, बिल्कुल आज के सॉफ्टवेयर बनने काफी लार्ज बनने हैं। ठीक है, और काफी कॉम्प्लेक्टेड होते हैं विदाउट प्रॉपर मेथड्स। ठीक है, और इट बिकम द इम्पॉसिबल टू डेवलप। अब देखिए अगर बात करें, अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, मॉडर्न सॉफ्टवेयर को, और बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के अगर बनाते हैं और बिना किसी प्रॉपर मेथड से अगर उसको डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं तो वो देखिए वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आपकी चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि वो चीज बनानी कैसी है। तो इसलिए क्या करते हैं, कोई भी चीज बनाने पहले हमारी प्रॉपर प्लानिंग होती है वहां पर। ठीक है, अब देखिए आधुनिक सॉफ्टवेयर बहुत बड़े और जटिल होते हैं। ठीक है, और उचित तरीके के बिना उनका विकास करना असंभव हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल हो जाता है भाई, कि बड़ा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो उसको उचित प्लानिंग के बिना, एक अच्छी प्लानिंग के बिना आप नहीं बना सकते उसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सॉफ्टवेयर और आपने बिना किसी प्लानिंग के उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सबसे मेन काम यही होता है कि प्रॉपर प्लानिंग देना, प्रॉपर मेथड्स देना एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ताकि सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स ना हो, कठिन ना हो। ठीक है, दूसरा देखिए, अब दूसरी जरूरत क्या है, टू रिड्यूस सॉफ्टवेयर कॉस्ट। भाई सॉफ्टवेयर कॉस्ट तो रिड्यूस करना सबसे मेन माना जाता है, क्योंकि देखिए हर चीज कॉस्ट पर ही डिपेंड करती है। एक कस्टमर आ रहा है वो आपको कॉस्ट ही बताएगा अपनी, कि आपको कैसे कैसे मैं इतना कॉस्ट दूंगा, इतने पैसे दूंगा, उसमें आपको बनाना है। तो आप जब बनाना स्टार्ट करोगे आप भी क्या करोगे, कॉस्ट पर ध्यान दोगे। भाई ऐसा नहीं करना है, एक सॉफ्टवेयर को बनाने में इतना पैसा खर्च नहीं करना है ताकि आपका प्रॉफिट भी ना हो पाए। ठीक है, आईटी कंपनी क्या करती है, उसी हिसाब से सारी चीजें मैनेज करती है कि भाई उसको अपना प्रॉफिट भी कमाना है, इंप्लॉइज को पैसे भी देने हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो सारे प्रॉपर प्लानिंग करके क्या करती है, एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करती है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत क्या है, कि टू रिड्यूस करना सॉफ्टवेयर कॉस्ट को रिड्यूस करना। भाई कॉस्ट को रिड्यूस करना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि सॉफ्टवेयर हमारा ज्यादा पैसे में बनकर तैयार हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि इफ सॉफ्टवेयर इज नॉट प्लान प्रॉपरली, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर अच्छे से प्लान नहीं करते हो तो द कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है भाई, आपकी प्लानिंग जो है अगर प्रॉपर नहीं होगी तो वहां पर कॉस्ट क्या हो जाती है, फिर ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंट्रोल करता है क्या, बजट। बिल्कुल भाई, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे मेन मोटिव ही क्या है, बजट को कंट्रोल करना। ठीक है, बजट कंट्रोल करना और उसको मैनेज करना अच्छे से। ठीक है, मतलब बजट कंट्रोल करना भाई, बजट के ऊपर ही क्या होता है, सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, और देखिए हिंदी में लिखा है कि यदि सॉफ्टवेयर की उचित योजना नहीं बनाई जाती है
तो लागत बढ़ जाती है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बजट को नियंत्रित करती है। भाई इसका काम ही यही है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम ही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है कि एक अच्छे सॉफ्टवेयर को कम बजट में तैयार किया जाए, ठीक है। क्या क्लियर हो गया? अब भाई बात करते हैं आगे, ठीक है। तीसरा क्या भाई, तीसरी क्या नीड है हमारी, कि टू डिलीवर द सॉफ्टवेयर ऑन टाइम। बिल्कुल भाई, टाइम भी तो बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। आपने जो चीजें बनाई है उसको टाइम पर भी डिलीवर करना है, ठीक है। टाइम की क्या होती है, डेडलाइन होती है। ऐसा नहीं कि एक कस्टमर आया, उसने कहा कि मुझे सॉफ्टवेयर बना दीजिए, और उसने कहा कि मुझे महीने भर के अंदर दे दीजिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर को बनाने में 6 महीने 1 साल ले रहे हैं। तो फिर क्या वो कस्टमर कभी आपके पास वापस आएगा? कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई हर काम की करने के लिए क्या होती है, कुछ टाइमिंग होती है, ठीक है, कुछ समय होता है, उस समय में क्या आपको सॉफ्टवेयर बनाकर देना है, ठीक है। तो टू डिलीवर द सॉफ्टवेयर ऑन टाइम, टाइम पर उसको डिलीवर करना है। तो प्रोजेक्ट्स मस्ट बी डिलीवर बिफोर डेडलाइन। बिल्कुल भाई, जो उसकी डेडलाइन है, जो आखिरी डेट है कि इतनी डेट तक उसको डिलीवर करना है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सारे काम करने हैं, ठीक है, और उसको डिलीवर भी करना है। तो प्रॉपर इंजीनियरिंग इंश्योर करती है टाइम डिलीवरी। बिल्कुल भाई, अगर आप प्रॉपर इंजीनियरिंग, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो इसके प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हो, तो आप एक सॉफ्टवेयर को टाइम पर डिलीवर कर पाओगे, ठीक है। तो परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा से पहले विकसित की जा मतलब की जानी चाहिए, ठीक है। और उचित इंजीनियरिंग समय पर वितरित सुनिश्चित करती है, बिल्कुल करती है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है भाई हमारा, चौथा क्या है, कि टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। बिल्कुल भाई, देखिए क्वालिटी भी मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि आप समय बचाने के चक्कर में, कॉस्ट बचाने के चक्कर में आप उसकी क्वालिटी के साथ क्या कर जाए, कॉम्प्रोमाइज कर जाए, ठीक है। तो आपको क्वालिटी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जल्दी जल्दी में समय बचाने के लिए, कॉस्ट बचाने के लिए आपने ऐसे उसको बनाकर दे दिया, तो वो भी वहां पर नहीं करना है। तो आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मस्ट भी रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल मतलब सबके द्वारा पसंद किया जाना चाहिए, ठीक है, फास्ट होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, और इजी टू यूज होना चाहिए, ठीक है। तो वही सारी चीजें क्या है, यहाँ पर अच्छे से की जाती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सारी चीजों को, भाई क्वालिटी क्या होती है, लोगों के द्वारा पसंद करना चाहिए उसको, ठीक है। और वो उसमें फास्ट होना चाहिए, कोई एरर नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और उसका यूज भी आसानी से किया जाना चाहिए, वही उसकी क्या होती है, क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर वैसी होना चाहिए, तेज होना चाहिए, ठीक है, त्रुटि मुक्त होना चाहिए, और उपयोग में आसान होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया ये? चलिए बात करते हैं आगे। पांचवा क्या भाई इसमें, ठीक है, पांचवें की बात करें, तो टू मेक सॉफ्टवेयर इजी टू मेंटेन। बिल्कुल भाई, एक सॉफ्टवेयर को आसानी से मैनेज किया जाना चाहिए। हमें कोई सॉफ्टवेयर में ऐसा बनाना है कि अगर उसको बाद में अगर जरूरत पड़ती है, तो उसको आसानी से अपडेट किया जा सके, ठीक है, आसानी से उसको अपग्रेड किया जा सके, ठीक है, या फिर आसानी से उसमें कोई एरर आ रही है तो उसको आसानी से सॉल्व किया जा सके, ठीक है। हमें कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं बनाना है कि अगर बाद में अगर जरूरत पड़ती है उसको अपडेट करने की, मेंटेन करने की, तो उसको ना कर पाए, ठीक है। वो सारी चीजें क्या है, आपको देख कर चलनी है भाई, ठीक है, सारी चीजें मैनेज करके चलनी है कि हमें सॉफ्टवेयर को बाद में अगर अपडेट की जरूरत पड़ती है तो उसको आसानी से अपडेट कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं रखना है कि वो अपडेट ही ना हो पाए, ठीक है। छठा क्या है भाई, क्या टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस। बिल्कुल भाई, उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और इफिशियंसी भी उसकी अच्छी रहनी चाहिए। इफिशियंसी मतलब होता है कार्य क्षमता की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ानी है हमें, ठीक है भाई। मान के चलिए कोई सॉफ्टवेयर है, कोई काम कर रहा है, पता चला कि हमने कुछ को इनपुट दिया और वो लोडिंग लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वो काम ही नहीं कर रहा है, घंटों घंटों लोडिंग हो रहा है, ठीक है। हमने कोई इनपुट दिया, आउटपुट नहीं आ रहा है, तो क्या उसकी इफिशियंसी मतलब काम करने की क्षमता क्या कम है उसकी, ठीक है। तो हम क्या करना है कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, कार्य क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, और परफॉर्मेंस भी उसकी बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कम समय में ज्यादा काम कर पाए। तो इफिशियंसी और परफॉर्मेंस, ठीक है, वर्क जो है उसका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आउटपुट हमें अच्छा मिलना चाहिए। तो वेल डिजाइन सॉफ्टवेयर वर्क फास्ट। बिल्कुल भाई, जो वेल डिजाइन सॉफ्टवेयर होगा आपका, वो फास्ट काम करेगा, ठीक है, और एंड यूज करेगा फ्यू रिसोर्सेज। बिल्कुल भाई, देखिए रिसोर्स भी क्या होते हैं, कम यूज होने चाहिए। एक सॉफ्टवेयर कम रिसोर्स में और काम कर रहा है, इसका मतलब वो अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है, ठीक है। होता है ना, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, मान चलिए आपने कुछ फोन में भी ऐसे सॉफ्टवेयर देखे होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे एक सॉफ्टवेयर है पबजी नाम का, ठीक है, आपने सुना भी होगा पबजी नाम का। तो अगर आपको पबजी सॉफ्टवेयर चलाना है, ठीक है, गेम है वो, ठीक है, गेम खेलते हैं उसमें लोग, अगर वो आपको चलाना है तो आपका जो रैम है वो कम से कम
3 से 4 जीबी कम से कम होना चाहिए, ठीक है? तभी आप चला पाओगे, तब उसको नहीं चला पाओगे। मान के चलिए किसी के फ़ोन में नहीं है इतना, ठीक है? इतना डाटा नहीं है, ठीक है? इतना स्पेस नहीं है, तो क्या वो चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है इतने रिसोर्स की कम से कम होना चाहिए, ठीक है? तो वही चीज़ होती है भाई, कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि इसको इस क्वालिटी का सॉफ्टवेयर में रन होगा, ठीक है? जैसे मान चलिए एक सॉफ्टवेयर है जो कहता है कि मैं भाई i3 प्रोसेसर होना चाहिए तभी मैं रन होऊँगा, इससे नीचे नहीं होऊँगा, या i7 प्रोसेसर होना चाहिए मेरे लिए, तभी मैं इंस्टॉल होऊँगा, काम ही नहीं करूँगा। तो ये रिसोर्सेज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है? कम से कम रिसोर्सेज़ में हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करना चाहिए। तो हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो जो क्या है, जो भाई कम रिसोर्सेज में काम करे, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? चलिए, आई थिंक मुझे लग रहा है सारी चीज़ें क्लियर हो गई मुझे, ठीक है? तो देखिए 6 ही पेज है, ठीक है? 6 मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, क्या नीट बता दिए, और 6 काफ़ी है ये, ठीक है? 6 नीट क्या है, काफ़ी है। अगर 5 नंबर में आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो 6 नीट काफ़ी है ये, ठीक है? तो आई थिंक मुझे लग रहा है सारी चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आज के लिए करते हैं इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो देखिए वीडियोज़ हमारा कितने घंटे का हो चुका है, देखें। देखिए 55 मिनट, देखिए 1 घंटे के आसपास होने जा रहा है, ठीक है, हमारा वीडियो। तो 1 घंटा काफ़ी है भाई, ठीक है, बाकी का जो है उसको दूसरे पार्ट में कवर कर लेंगे उसको, ठीक है। तो 1 घंटे में मैंने क्या किया, आपको आधा सिलेबस कंप्लीट करा दिया इसका, ठीक है। और उसके बाकी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं इसमें, ठीक है, तो वो क्या करेंगे नेक्स्ट 2 पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि देखिए एक साथ अगर पूरा इतना पढ़ेंगे तो आपको भी क्या होगी, थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक साथ सारा नहीं पढ़ा जाता कभी भी, ठीक है। चीज़ें धीरे-धीरे ही पढ़ी जाती हैं और धीरे-धीरे समझ में भी आनी चाहिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, इसको पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा पूरा कंप्लीट हो गया एक पार्ट में, ठीक है। बाकी का देखिए ये है यहाँ पर डेफिनेशन सॉफ्टवेयर, देखिए प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए मुझे लग रहा है 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो अगली वीडियो में इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और आई थिंक मुझे लग रहा है एक लेक्चर्स में हो जाता है, ठीक है। मुझे लग रहा है कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में रखा है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, इसके 2 पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। पूरे यूनिट के 2 पार्ट, कोई ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, कम ही होते हैं। और मुझे लग रहा है दूसरा पार्ट बहुत कम समय का बनेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है वही 20 या 30 से मिनट का बनेगा, और हमारा पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा यूनिट कवर करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें कवर करेंगे, और जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उन सबको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और भाई अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, आपके जितने भी क्लासमेट हैं सभी को बता दें कि एजू निर्मित यूट्यूब चैनल पर सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और विद विद प्रॉपर कंटेंट, ठीक है, मतलब आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से पढ़ाई जाएंगी, और बेस्ट कंटेंट के साथ, ठीक है। कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। जैसे आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो अपने, और अपना अच्छे से प्रो पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और देखिए अभी हम लाइव नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी क्या है, लाइव नहीं आ सकते, क्योंकि अभी भाई होता है ना कि लाइव होने के लिए यूट्यूब के कुछ रूल्स रेगुलेशन है। तो फटाफट से क्या करें, आप सपोर्ट करें भाई, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कर पाएँ, देखिए ऐसे ऐसे ही मेरे 100 के आसपास सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अभी स्टार्टिंग किया है हमने, ठीक है। तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है भाई, अपनी क्लास में, अपने कॉलेज में, ठीक है, थोड़ा-सा इसको बताएँ लोगों को, ठीक है, अपने क्लासमेट को जिनको ज़रूरत है। और जैसे ही देखिए अगर ये हमारे सब्सक्राइबर अच्छे हो जाएँगे तो हम एग्ज़ाम टाइम पे क्या करेंगे, हम फिर लाइव भी आएँगे, ठीक है। लाइव क्या करूँगा, मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, वन शॉट वीडियो लाएँगे लाइव में एग्ज़ाम टाइम पर, ठीक है, रिवीजन भी करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ों का। तो भाई साहब काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो बाकी का देखिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक आपका सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके कमेंट बॉक्स से लिखने के बाद आपका जवाब नहीं दिया जाएगा, मैं आपका प्रॉपर जवाब दूंगा भाई। आपकी जो भी डाउट होगा वो सारे सॉल्व भी किए जाएंगे, आपके सारे डाउट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके डाउट्स को इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। और तो देखिए आज ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 था, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट्स बनेंगे भाई, हालाँकि मुझे लग रहा है एक पार्ट में भी हो जाता है, वन शॉट में हो जाता है ये, ठीक है? पर मुझे लगा कहीं इसमें ज़्यादा टाइम ना लग जाए, तो इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है? बट कोई नहीं, 2 पार्ट भी ज़्यादा नहीं है 1 यूनिट के। उसके बाद जो दूसरा यूनिट है उसको भी देख लेंगे भाई, अगर उसका 1 पार्ट में हुआ तो 1 पार्ट में कर देंगे, नहीं तो उसको उसके भी 2 पार्ट हम बना लेंगे, ठीक है? और चलिए भाई फिर इसके देखिए चलिए गया, ठीक है? हमने क्या कौन-कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिए हैं, विद एग्ज़ाम्पल देख रहे हो, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है?
तो उसके बाद भी देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। और अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दें सभी लोग, ठीक है। और देखिए अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि देखिए आपका सपोर्ट से हमें क्या मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही हम क्या करेंगे, मोटिवेट होकर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और लाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से भाई लाइक भी कर देना, ठीक है, चैनल को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी को इसका लाभ मिल पाए, ठीक है। आपको कहीं भी किसी से भी कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फटाफट से आप यहाँ पर सारी चीजें पढ़ पाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए भी इतना ही करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।